विद्यार्थियों, इस क्लास में हम आज अध्ययन करेंगे आधुनिक काल के एक प्रमुख कवि और दूसरा सप्तक के प्रमुख हस्ताक्षर रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय आधुनिक हिंदी काव्य का एक जाना माना नाम है और दूसरा सप्तक जो अज्ञे ने संपादित किया था उसमें भी इनका प्रमुख स्थान रहा है। आत्महत्या के विरुद्ध नेता क्षमा करें, कोई एक और मतदाता, शोक सभा इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ। काव्य के प्रति इनका झुकाव सहज ही है। इनकी भाषा में उर्दू का मिश्रण है जिसमें एक अनोखी मादकता, एक लचीलापन और चंचलता आ गई है। रघुवीर सहाय की कविता शोक सभा, जो कि उन्होंने एक व्यंग्य पर कविता लिखी है जिसमें व्यंग्य किया है उन्होंने उस शहरी जीवन पर जो किसी शोक सभा में जाता है, अपनी उपस्थिति देता है और अपनी उपस्थिति इस आधार पर देता है कि उसे और कोई काम नहीं है, वो चला जाए, उसकी फ़ोटो खिंच जाए, उसका नाम आ जाए और केवल अपना नाम दिखाने के लिए, अपना नाम करने के लिए वो उस शोक सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। इसी तरह से व्यंग्य और विनोद की उनकी कुछ और कविताएं भी है जिनमें आत्महत्या के विरुद्ध नेता क्षमा करें, कोई एक और मतदाता प्रमुख है। रघुवीर सहाय को इनके काव्य पर साहित्य अकादमी सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। शोक सभा कविता की बात करें तो शोक सभा कविता का जो मूल भाव है वो इसी में है कि जहाँ कहीं भी शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शहरी क्षेत्र का एक बड़ा कार्य है, शहरी क्षेत्र के लोग इसमें ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वो अपना नाम करने के लिए अपने प्रियजन की मृत्यु पर शोक सभाओं का आयोजन करते हैं। और ऐसी शोक सभाएं जब आयोजित होती है तो वो प्रतिष्ठित लोगों की ही शोक सभा होती है और उसमें कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं कि उन्हें कोई काम नहीं है, घर पे जाके वो करेंगे भी क्या, वो ऑफिस से सीधे ही उस शोक सभा में चले जाते हैं। शोक सभा में जाने के बाद वो आगे आगे जाने की कोशिश करते हैं जहां सभा में सब लोग उनको देख सकें, कोई फोटो खींचने वाला व्यक्ति आ जाए तो वो फोटो खिंचवा सके। और इस शोक सभा में भी दो चीज़ें विशेषतया आती है। एक तो ये कि एक तो उस मृतक के प्रियजन हैं जो कि एक विशेष प्रकार के परिधान में हैं अपने आप को अलग दिखाने के लिए, और दूसरे वे लोग जो शोक व्यक्त करने आए हैं। शोक व्यक्त करने आए हुए लोगों में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, केवल वह व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज का, इसलिए उसकी शोक सभा में आ जाते हैं। और शोक सभा में भी आने का दूसरा बड़ा कारण ये है कि वहाँ आने से उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, लोग उनको जान लेंगे, लोग उनको देख लेंगे और यदि उनकी फ़ोटो खिंच गया है, छायाचित्र उनका कहीं आ जाए वहाँ उस शोक सभा में, तो वो हमेशा के लिए एक यादगार उनकी उन लोगों के मन में रह जाएगी कि यह व्यक्ति भी उनके उस प्रियजन की शोक सभा में उपस्थित हुआ था। इस तरह की जो सोच है, यह जो विचार उनका है, इस विचार के कारण लोगों की मानसिकता कितनी छोटी हो चुकी है कि शोक सभा जहां हम शोक व्यक्त करने जाते हैं, जो शोक संतप्त परिवार है उसको धैर्य बंधाने जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाने जाते हैं, लेकिन वहां भी दिखावा मात्र रह गया है। और दिखावा किसी एक तरफ नहीं, यह दिखावा दोनों ही तरफ है। जो शोक संतप्त हैं कहीं ना कहीं उनके मन में भी दिखावा है और जो शोक व्यक्त करने जा रहे हैं उनके मन में भी दिखावा है। शोक सभा के नाम पर बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है, बहुत से शहर के लोग उसमें शामिल होते हैं, कुछ जानकार और बहुत से अनजान।
लेकिन इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके इस शोक सभा को दिखाने का उद्देश्य परिवार वालों का तो यही है कि लोग उनको जान सके कि उस फलां व्यक्ति की शोक सभा में कितने लोग आए हैं, उनके परिवार वाले कितने भले हैं जो उसकी इतनी बड़ी शोक सभा आयोजित की। और दूसरी तरफ जाने वाले लोग ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को वो जानते हैं, उसकी शोक सभा में वो शामिल हुए हैं। तो इस तरह की जो संकीर्ण मानसिकता हो गई है आज हम लोगों की, जो विशेषतया शहरी लोगों की, उस संकीर्ण मानसिकता को दर्शाना ही, उस संकीर्ण मानसिकता को दिखाना ही इस कविता का मूल भाव है। शहर के लोग जो हर जगह दिखावे का जीवन जीते हैं, हर जगह ढकोसला करते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। लेकिन जहाँ उनका नाम होने वाला होता है, जहाँ थोड़ा-सा उन्हें कहीं ऐसा लगता है कि इस कार्य से कहीं न कहीं उनका नाम अवश्य आएगा, वहाँ उस जगह वे बड़े दौड़े-दौड़े जाते हैं, चाहे उस व्यक्ति के बारे में, उस काम के बारे में वो जानते हों या ना जानते हों। और इसी सोच को शोक सभा के माध्यम से, कि शोक सभा तक में दूसरे कोई प्रतिष्ठित कार्य है, विवाह है, कोई खुशी का और मौका है, किसी का जन्मोत्सव है, वहाँ व्यक्ति जाता है और अपना नाम करना चाहता है, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ कवि ने यह सिद्ध करना चाहा है कि शोक सभा जहाँ शोक व्यक्त करने जाया जा रहा है, शोक संतप्त परिवार को आत्मिक ढाढ़स बंधाया जा रहा है कि वो उनकी आत्मा उनके वचनों से संबल प्राप्त कर सके, उनको इस विपत्ति में कुछ सहारा मिल सके उनके वाणी से, उनके वचनों से। लेकिन नहीं, यहाँ केवल दिखावे की बात की जा रही है, दिखावा किया जा रहा है कि कितने लोग तो शोक सभा में शामिल हुए हैं, और किस तरह से वो जाने वाले, शामिल होने वाले लोग भी केवल छायाचित्र बनवाने, छायाचित्र खिंचवाने के लिए ही आगे आते हैं। कला पक्ष की अगर बात की जाए, शोक सभा कविता और कवि रघुवीर सहाय की कविता की, तो उसमें कला पक्ष में सबसे पहले इनका भाषा सौष्ठव, भाषा की दृष्टि से रघुवीर सहाय की कविताएं अत्यंत समृद्ध हैं। इनकी भाषा सीधी, सरल और सपाट है। आम बोलचाल के शब्दों का बड़ी सहजता से प्रयोग किया है। उर्दू के भी बोलचाल के शब्द इनकी भाषा में आ गए हैं, जिसमें भाषा में रोमानियत और चंचलता भर गई है। उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी में इनके द्वारा किया गया है। भाषा की उच्चता का प्रयोग इसी से पता चलता है कि सुमित्रा नंदन पंत ने इनके लिए लिखा है कि जिस तरह से घर में हमेशा काम में लिए जाने वाले बर्तनों को मांजते रहने से उनमें एक नई चमक बनी रहती है, वो रखने के लिए नहीं होते बल्कि उस चमक को बिखेरने के लिए होते हैं, वैसे ही रघुवीर सहाय के शब्दों में भी एक चमक है। वो आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द चयन, शब्द संयोजन, वाक्य विन्यास इस तरह का होता है कि शब्दों की चमक अपने आप बन जाती है। दूसरी इनकी विशेषता है बिंब एवं प्रतीक योजना। बिंब एवं प्रतीक योजना, बिंब एवं प्रतीक योजना के अनुसार देखें तो आधुनिक काल की एक बड़ी विशेषता है कि उसमें बिंबों का सहज और सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, और ऐसा ही सुंदर सहज प्रयोग हमें रघुवीर सहाय की कविताओं में भी देखने को मिलता है। शहरी कस्बाई जीवन का बिंब और प्रतीक इनके काव्य में देखने को मिलता है, और वह व्यंग्य प्रधान प्रतीकों और बिंबों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। कुछ परंपरागत चीज़ों का, उपमानों का प्रयोग कवि ने करते हुए उन्हें नए रूप में प्रस्तुत भी किया है। विदाई कविता में जहाँ अतिथि के रुमाल में पुष्प बांध दिए गए, जो कि विदाई का प्रतीक है, बड़ा सुंदर और आधुनिक नया प्रतीक लगता है।
अगली इनकी काव्य की विशेषता है व्यंग्य। व्यंग्य व्यंग्य इनके काव्य की का प्रधान गुण है। वर्तमान सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक विसंगतियों, संसद में होने वाले घोटालों, संसद में होने वाले गाली गलौज, प्रजातंत्र का बनाए जाने वाला मजाक, गरीबी, बेरोजगारी, आत्महत्याएं, आए दिन होने वाले लड़ाई झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद, भाषावाद, सभी तरह की जो सामाजिक राजनीतिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, इन सब पर कवि रघुवीर सहाय ने करारा व्यंग्य किया है। अगली इनकी काव्य की विशेषता है शैली। रघुवीर सहाय की शैली व्यंग्य प्रधान शैली है। कविताओं में व्यंग्य का पुट बड़ा अनूठा दिखाई देता है। व्यंग्य और विनोद के माध्यम से साधारण शब्दों को भी इन्होंने उच्च कोटि का बना दिया है और एक उच्च श्रेणी की कविता का सृजन इनके द्वारा किया गया। कैमरे में बंद अपाहिज, एक अपाहिज के ऊपर लिखी गई इनकी इसी प्रकार की कविता है, जिसमें दूरदर्शन के कर्मचारियों के ऊपर वहाँ के संपादक, उपसंपादक और दूसरे जितने भी जो आला अधिकारी हैं, उनकी सोच पर कवि ने तीखा व्यंग्य किया है। विद्यार्थियों, ये तो थे कवि रघुवीर सहाय। हमारी इस क्लास के दूसरे आज के कवि हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह भी आधुनिक काल के कवि हैं और इन्हें भी दूसरा सप्तक में स्थान मिला था। इनका जन्म देहरादून में हुआ। देहरादून उत्तरांचल का एक प्रमुख शहर, जहाँ पर प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। जंगल, नदी, नाले, तालाब, पहाड़ इत्यादि सारा समूचा जो सौंदर्य जिसके बीच कवि का बचपन बीता, वो अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में भी दिखाई देती है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, इतने पास अपने, उदिता इत्यादि कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से 1977 में चूका भी हूं नहीं मैं पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। चित्रकला एवं उर्दू की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की। इनकी लेखन में विशेष सहयोग रहा सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन ने ही इनको लिखने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में ये अंग्रेजी में लेखन करते थे। अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा सोनेट इन्होंने लिखा, जो किसी तरह से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के हाथ लग गया और इन्होंने इनको हिंदी में भी लिखने के लिए प्रेरित किया। आरंभ में ये देहरादून में ही अपने ससुराल वालों के यहाँ एक डिस्पेंसरी में दवा की दुकान पे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की प्रेरणा से इनका झुकाव हिंदी की ओर होता चला गया। उनके बुलावे पर ये दिल्ली भी गए, वहाँ कुछ दिनों तक चित्रकारी की, अलग अलग कार्य किए। इसके साथ इनका काव्य रचना का काम चलता रहा। तो इनको हिंदी में लाने का एक तरह से अगर श्रेय डॉक्टर बच्चन को दिया जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी की तरफ इनका झुकाव करने का जो सबसे अहम कार्य किया है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ही किया गया है।
शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं को पढ़कर आगे जी बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने उसकी मार्मिकता, उसके व्यंग्य, उसकी कला सब को देखने के बाद उसे अपने दूसरा सप्तक में स्थान दिया। देश के एकाकी हाथ कविता में कवि ने देश की वर्तमान परिस्थिति और राजनीतिक स्थिति पर व्यंग्य किया है। नेताओं के द्वारा किए जा रहे घोटाले, संसद को बनाया जा रहा अखाड़ा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, अशिक्षा, इन सब पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है कि किस तरह से आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हमारा देश उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जिसके सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। आज देश के हाथ एकाकी है, अकेले हैं, उनके हाथ से हाथ मिलाने वाला कोई नहीं है, उन हाथों का साथ देने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार देश के नेता, देश के जिन्हें कर्णधार माना गया है, जिन्हें देशवासी ये सोचकर अपना अगुवा बनाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि वो जाकर उनके लिए कानून बनाएंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे, लेकिन वो रक्षक ही उनके भक्षक बन बैठे हैं। तो देश के प्रत्येक हाथ एकाकी है, अकेले हैं, वो साथ मिले हुए नहीं है, उनमें एकता नहीं है। और जब तक इनमें एकता नहीं आएगी, हाथ अकेले रहेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, देश का भला नहीं हो सकता, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी नहीं मिल सकती। और ऐसा ही व्यंग्य इसी बात को समझाने की कोशिश, इसी संदेश को देने की कोशिश कवि शमशेर बहादुर ने की है। कविता का मूल भाव इसी बात में है कि कवि शमशेर बहादुर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे नेता हैं वो देश को लूट रहे हैं, विदेशों में उनका धन जा रहा है, जिन्हें योजनाएं बनानी चाहिए वो योजना खाली अपने जेब को भरने की बना रहे हैं। इस प्रकार से जो नेता हमारे मसीहा हैं, जिनको लोग अपना ईश्वर मानते हैं, वही नेता उनके गले काट रहा है। इनके काव्य की विशेषताओं में भाषा सौष्ठव, भाषा सौष्ठव की दृष्टि से देखें तो कवि शमशेर बहादुर की भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली है, जिसमें देशज, विदेशी सभी शब्दों का बड़ी सरलता से, सहजता से प्रयोग किया गया है। उनमें सपाट बयानी है, कहीं भी बातों में ऐसी दुरूहता नहीं है कि पाठक जिसको समझ ना सके, लेकिन बात इस तरह से कही गई है सपाट होने के बाद भी कि वह पाठक के मर्म को छू जाती है। अंदर तक, गहराई तक उतरने वाले शब्द इनकी कविताओं में मिलते हैं, चाहे वह आम बोलचाल के साधारण शब्द ही क्यों ना हो, लेकिन वाक्य विन्यास इनका ऐसा रहता है कि सुनने वाला और पढ़ने वाला दोनों ही उससे भाव विभोर हो जाते हैं, बात गहरे कहीं अंतर में उतर जाती है। भाषा की सहजता और सरलता के कारण ही इनका काव्य अपनी एक अलग पहचान रखता है। इनका काव्य तत्कालीन कवियों में थोड़ा सा अलग है। उर्दू शैली का प्रभाव होने के कारण, एक चित्रकार होने के कारण भी इनके काव्य में रोमानियत है, चित्रात्मकता है। बिंब विधान, कवि ने अपने काव्य में सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। जैसा कि आधुनिक काव्य में सभी कवियों ने बिंब और प्रतीकों का
बड़ा सुंदर प्रयोग किया है और उसी का परंपरा का निर्वाह कवि शमशेर बहादुर ने भी अपनी कविताओं में किया है। नए और आधुनिक बिंब और प्रतीक इनके काव्य की अपनी विशेषता है। प्रकृति चित्रण, क्योंकि शमशेर बहादुर का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ था, प्रकृति को बड़े करीब से इन्होंने देखा। उत्तराखंड के जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ वहाँ असीम प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। नदी, नाले, तालाब, पहाड़, झरने, जंगल, फूल, बगीचे, इन सबको देखते हुए इनका बचपन बीता और इसका प्रभाव इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। इस प्रकार का एक सुंदर प्रकृति चित्रण जिसमें उसका अलंकारिक रूप, उद्दीपन रूप दोनों ही बड़े सहज ढंग से आए हैं। विद्यार्थियों, ये थे कवि शमशेर बहादुर सिंह। आज की क्लास के हमारे अगले कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन कवि का जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में हुआ। ये निराला की काव्यधारा के कवि हैं, निराला को आदर्श मानने वाले कवि हैं, जिन्होंने पत्रकारिता की, अध्यापन किया, शोध कार्य किया, हर तरह के साहित्य से जुड़े काम करके इन्होंने हर तरह से साहित्य की सेवा की और स्वयं भी इन्होंने साहित्य सृजन किया। जनवार्ता, आज, प्रदीप, चित्ररेखा, कहानी, हंस, समय आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया और कई सुंदर कविताओं का प्रणयन भी इनके द्वारा किया गया, जिनमें इनके द्वारा धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूं मैं, इत्यादि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। काव्य सृजन में त्रिलोचन निराला के अनुयायी रही है। जिस काव्यधारा को निराला ने चलाया उसे आगे त्रिलोचन ने बढ़ाया। छायावादी शैली का प्रभाव त्रिलोचन के काव्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। त्रिलोचन का काव्य धरती से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, आम जनता से जुड़ा हुआ काव्य है। इनकी शब्द रचना बिल्कुल साधारण है, किसी भी तरह का पांडित्य प्रदर्शन इनके काव्य में नहीं है। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया इनका काव्य बड़ा ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, अक्षर चिन्हती, देशज शब्दों का सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है और भाव तो एकदम से इतने सुंदर कि जो साधारण से साधारण पाठक भी इनको बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकता है। शब्दों में कहीं उक्ति चमत्कार नहीं, कोई पांडित्य नहीं, बिल्कुल आम बोलचाल के साधारण से साधारण शब्दों को लेकर कवि ने ऐसी वाक्य रचना की है, ऐसी पंक्तियां उकेरी है कि कोई भी उससे आत्मविभोर हुए बिना नहीं रह सकता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है कविता का ही उदाहरण ले तो हम देखते हैं कि इस कविता में बड़ी साधारण शब्दों में एक चंपा नाम की बालिका का वर्णन इस ढंग से किया गया है कि वो अनपढ़ है, काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, उसे कवि पढ़ने के लिए कहता है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहती और बड़ी मासूमियत से कविता के अंत में कहती है कि मैं अपने पति को परदेश नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिर जाए, उसे ये मतलब नहीं है
कि वज्र गिरने का तात्पर्य क्या है और वज्र गिरने से क्या होगा। वह बड़ी मासूमियत से, अपने उस भोलेपन से उत्तर दे देती है। ऐसा ही भोलापन, जैसा भोलापन चंपा में, उस कविता में मिलता है हमें, वैसा ही भोलापन हमें त्रिलोचन में और उनकी कविताओं में भी मिलता है। आज लड़ाई का ज़माना है। आज लड़ाई का ज़माना है। कविता में कवि त्रिलोचन ने रूस, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन सब में जो लड़ाई के प्रति इनका रुख है, लड़ाई के प्रति इनका जो विचार है, वो इन्हीं कविताओं में व्यक्त हुआ है। क्योंकि ये देश ही विश्व के कुछ शक्तिशाली देश हैं और इन्हीं देशों के कारण 2 विश्व युद्ध भी हुए हैं। भारत जैसा देश जिसका विचार लड़ाई के प्रति सारे विश्व से कुछ अलग है, वह हिंसा नहीं चाहता, वह चाहता है विश्व शांति, विश्व के देश शांति से रहें, भाईचारे से रहें, मिलजुल कर रहें। लेकिन जिन देशों की बात कवि कविता में कर रहा है, जिनमें रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, जिन्होंने युद्धों में भाग लिया है, जिनके कारण 2 विश्व युद्ध हुए हैं, उनके प्रति भारतीय लोगों का क्या दृष्टिकोण है, भारतीय लोगों की क्या सोच है, वो सोच इस कविता में दिखाई देती है। हवाई जहाज का उड़ना युद्ध का आह्वान है उनके लिए। युद्ध की बात आना, लड़ाई की बात आना, इन देशों का जिक्र उनकी जुबान पर जरूर आता है। इसी तरह से इनकी एक और कविता, एक पहर दिन आया होगा। एक पहर दिन आया होगा। कविता इनकी प्रकृति परक कविता है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर और विस्तृत वर्णन कवि ने किया है। प्रकृति के नदी, तालाब, झरने, प्राकृतिक सुषमा का सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है, जिससे इनके प्रकृति प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति इनके लगाव और झुकाव का पता चलता है। तो विद्यार्थियों, ये थी कवि त्रिलोचन। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे सुदामा पांडे धूमिल का। धन्यवाद।